हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने फॉर एनी मैटर और स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड आउट किया और हमने 3 स्पेशल केसेस देखे थे। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर रिलेटिविस्टिक केस, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस और एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस के लिए भी हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट की थी और उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, उसका कंपैरिजन भी किया था ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सभी जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा मटेरियल हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं गाइस, तो आप भी वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल्स वहां पर अपलोड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, बुक्स भी दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, डीपीपी शीट्स एंड मॉक टेस्ट एंड सो ऑन। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप पहली बार हमारी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और आपकी कोई भी सजेशन हो प्लीज आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सारा कंटेंट जो भी आपकी प्रिपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिए ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उसको हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा, बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें हर टाइप के केस, चाहे वो रिलेटिविस्टिक हो, चाहे वो नॉन रिलेटिविस्टिक हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और पूछे किस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू इट्स कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, तो उसने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है दोस्तों और उसने ये बोला है कि उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है। तो अगर आपको कॉम्पटन वेवलेंथ याद होगी दोस्तों, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था, ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार हमारी विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो उनको बता देना चाहता हूं कि हमने पार्टिकल फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज अभी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने कॉम्पटन इफेक्ट भी करवाया था, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा तो उनको तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो आपको बता देता हूं कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, H/m0c। ठीक है, वहां पर हमने ड्राइव भी किया था उसका डेरिवेशन और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो यहां पर कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, H/m0c। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आपको पता ही है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, तो उसने कहा एक दूसरे के इक्वल है ये, H/mv इज इक्वल टू H/m0c। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर है, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है। फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो रिलेटिविस्टिक मास तो चेंज होगा ही होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एस मास तो ऑलरेडी गिवन है इन द केस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ, तो यहाँ पर m की वैल्यू भी आप चेंज करोगे इन द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मास, है ना। अगर क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसको अप्रोच कर रहा होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप्रोच किसको कर रही होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। तो उस केस में दोस्तों रिलेटिविस्टिक मास चेंज आता ही आता है। ठीक है, तो आपको पता है m किसके बराबर हो जाता है उस केस में, जो आपका मास होता है m इज इक्वल टू m0। ठीक है, अंडर रूट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, h से h कट जाएगा न्यूमरेटर में। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे और m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, v अपॉन c को यहाँ पर हमने रीअरेंज करके लिख लिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सारी टर्म एक तरफ रख ली। अगर आप स्केयरिंग करोगे और खोलोगे इसको, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, मतलब b जो आपका आंसर है वो सही है। ठीक है, बहुत ही इजी था। अगर आपको वैल्यूज पता होंगी तो बहुत इजीली आप कंपेयर करके अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ज्यादातर इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। तो जैम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, जैम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बीएचयू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और जैम में भी पूछा गया, और भी जैसे आईएससी हो गया या जेस्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन of energy EP is twice the de Broglie wavelength of an alpha particle of energy E alpha, ठीक है। रेशो पूछी गई है कि EP अपॉन E अल्फा की क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि बोला क्या गया है। उसने बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो प्रोटोन की है, जिसकी एनर्जी उन्होंने क्या गिवन है, EP गिवन दी रखी है, वो ट्वाइस है किसके, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसकी एनर्जी उन्होंने E अल्फा दे रखी है, ठीक है। आपको रेशो फाइंड आउट करना है EP अपॉन E अल्फा की, ठीक है, कि वो 16 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1/4 हो सकता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आपको पता है होता क्या है, ठीक है। तो एनर्जी गिवन है दोस्तों, उसने बोला ट्वाइस है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटोन की एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ देखूं प्रोटोन के लिए, तो आपको पता है वैसे भी H अपॉन P फॉर एनी पार्टिकल, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, H अपॉन P होती है, ठीक है ना। P इज इक्वल टू mv हो सकता है। फॉर द इलेक्ट्रॉन द केस वो क्या हो जाता है, √2m ev हो जाता है। ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। तो आप देख सकते हो लैम्डा p इज इक्वल टू H अपॉन P, ये वाला रिलेशन, और H अपॉन ये आपको पता है कि 2m e, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मुलेशन आपको बताया गया है पूरा अपनी पिछली वीडियो में, आप प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है, कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये E कैसे आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की हुई हैं। तो उसी तरह आपको पता है कि अल्फा के लिए भी हम सेम लिख सकते हैं। यहाँ पर P यहाँ पर एब्रीवेट किसके लिए किया हुआ है, प्रोटोन के मास के लिए, है ना, और यहाँ पर EP रिप्रेजेंट किया गया उसकी एनर्जी के लिए, ओके। तो सिमिलरली अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखे तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, H अपॉन √2m अल्फा E अल्फा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब गिवन क्या था दोस्तों कि जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटोन के लिए वो कितना है, ट्वाइस द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये तो हमें गिवन था। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया आपस में, ठीक है। तो प्रोटोन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ट्वाइस था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सारी चीजों को यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 रह जाएगा, बाकी यहाँ पर चीजें आप देख सकते हो 2m √2 कट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जो मास ऑफ अल्फा होता है इस 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटोन, क्योंकि आपको अल्फा पार्टिकल का पता है दोस्तों, हीलियम न्यूक्लियाई होता है उसमें 4 टाइम्स मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटोन, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर कर सकते हो अल्फा पार्टिकल को प्रोटोन के साथ, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो m अल्फा है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन लिख दोगे तो आपका यहाँ कट जाएगा, और √2 से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √4 का क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 आ जाएगा, और 2 से 2 यहाँ पर कैंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कट गई। यहाँ पर MP भी कट जाएगा आपका, और EP अपॉन E अल्फा को अरेंज करोगे तो यहाँ पर फाइनली आपका 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको पता है H अपॉन √2mp EP, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया हुआ था अपने पिछले लेशन में, जस्ट प्रोटोन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए आपने लिख लिया, फिर आपने जो कंडीशन गिवन थी उसको कंपेयर किया, एंड फाइनली आपने रेशो फाइंड आउट किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है C, ये 1 के बराबर आ गई, तो आपका आंसर C आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको बस क्वेश्चन पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला क्या यूज होगा आपको वो पता होना चाहिए। कंपेयर करके इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया उसका रेशो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच वन हैज द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो बात यह है कि एनर्जी गिवन दे दी आपको, ठीक है। फोटोन के केस में जो उसकी एनर्जी है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है पर पार्टिकल्स डिफरेंट है दोस्तों। एक है आपके पास फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, उसकी भी एनर्जी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने बोला है कि बताइए कि किसकी वेवलेंथ है छोटी, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या होती है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, मतलब हर एक पार्टिकल के लिए तो यही होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एनी मैटर वो आगे हम एक्सपेंड करके कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो जनरल होता है वो क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है ना। और आपको पता है फॉर एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस जो आपको मैंने करवाया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा उस केस में मैंने क्या कराया था, एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस में जो एनर्जी मैंने बताई थी फोटोन के लिए वो क्या आएगी, E इज इक्वल टू PC, है ना।
अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उस केस में आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसी के बेसिस पे मैं सारे फॉर्मुलाज यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस में मैंने बोला था कि जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, E इक्वल टू PC के बराबर होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर मैंने पुट की है। आप देख सकते हो अगर मैं P की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, E अपॉन C के बराबर आ जाएगा ना, है ना, E अपॉन C के बराबर आ जाएगा। तो यही P की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो E अपॉन C आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। H इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और इसके साथ स्पीड ऑफ लाइट तो पता है 3 इंटू 10⁸8, और आपको तो फोटोन की एनर्जी पता है वो कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, सभी को सोल्व करोगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1240 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 1240 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया आपका आंसर। फॉर द वेवलेंथ किसकी आई, फोटोन की आ गई। अब आपको इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv होता है, m नॉट इज द रेस्ट मास। ठीक है, और उसके बाद इसको आप किस तरह से भी लिख सकते हो √2me। ठीक है, E इज इक्वल टू EV के बराबर भी होता है, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ तो एनर्जी डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो मास पता है आपको इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। E एनर्जी जो गिवन है, कितनी गिवन है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी गिवन है दोस्तों, है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे और अंडर को सोल्व करते हुए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 3.88 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया था, आपने दोनों की वेवलेंथ तो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया था विच वन हैज द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। और उस तरह भी देख सकते हो कि आपकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E होता है। ठीक है, अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ देखें फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, तो वो क्या होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T के बराबर होता है। ठीक है, अगर फोटोन की बात करें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E होता है। ठीक है, तो मतलब E की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हमने शॉर्टर वेवलेंथ देखना है तो E की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो आप देख लीजिए E की वैल्यू किसकी ज्यादा है ना। तो फोटोन के केस में तो ज्यादा ही होगी क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा ही होती है, ऑब्वियसली बात है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो वहां से भी एक अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है अगर एनर्जी सेम हो। बट जैसे कि हमने यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड आउट भी कर लिया और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फोटोन। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द फोटोन, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर कंपेयर करना था और आपको अगर केसेस पता होंगे तो बहुत इजीली आप सोल्व करके आपने अपने आंसर को निकाल सकते हो। आप देख सकते हो E इक्वल टू PC एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस वाला मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, बहुत ईजी था क्वेश्चन। चलो आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं थोड़ा सा। What is the de Broglie wavelength of an electron moving with the velocity v is equal to 3/5c। ठीक है, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें V और C का मतलब रिलेशन इस तरह से दिया हो तो सीधा समझ लेना रिलेटिविस्टिक मास का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब अप्रोच करेगा, अप्रोच करने के कारण उसके मास में चेंज आएगा। तो वो गिवन वेलोसिटी कितनी दी हुई है C के कंपैरेटिवली यहाँ पर है, तो वहीं से फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, सब कुछ वहीं से निकल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सभी चीजों से लिंक करना स्टार्ट कर देगा। चलो, तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है और मूविंग अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उस केस में उसका वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, है ना, और m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये तो अभी बता चुका हूं आपको और अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, v की वैल्यू आपको गिवन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए v की वैल्यू आपको गिवन है, v इज इक्वल टू 3/5c। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, तो यहाँ पर 16 अपॉन 25 मतलब 4 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें सोल्व करोगे और h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो रेस्ट मास और v से। ठीक है, तो सारी चीजें आप सोल्व करोगे, आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ वो क्या आ जाएगा 0.0323 आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, बस आपको गिवन वेलोसिटी थी उसमें फॉर्मूले में पुट करना था एंड फाइनली जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई वो आपने कैलकुलेट कर ली। इज इट क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ खास इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है बस, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जिसने रिलेटिविस्टिक केस नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजिंग बोथ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, ठीक है। अब हमने क्या इसने बोल दिया है कि हमें फाइंड आउट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसकी? इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी का गिवन है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किस तरह से फाइंड आउट करना है? बोथ यूजिंग द रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कल आपको करवाया था दोस्तों, 3 केस करवाए थे बेसिकली, रिलेटिविस्टिक के लिए भी करवाया था, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी करवाया था और एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक का भी करवाया था। तो 2 केसेस को यूज करके हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, ठीक है। अब उसने ये भी बोला है कि आपको ये भी बताना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा बाय यूजिंग द नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, ठीक है। 2 चीजें पूछी गई हैं, पहला पूछा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है दोनों के केसेस को यूज करके, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक, और उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना है बाय यूजिंग द नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले जो नॉर्मल केस है, जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, उस केस में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है आपके पास दोस्तों, है ना। अगर कोई भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और मास m है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो उस केस में डी ब्रोगली नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mev, सिंपल है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और हम आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप h/√2me का, ठीक है, अगर आप ये वैल्यू सोल्व करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आता है? 12.26 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर आता है, ठीक है। ये चीजें पहले भी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। √v जस्ट इज द पोटेंशियल जो आपने यूज करना है, मतलब एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर आप अगर एनर्जी, यहां पर ev आएगा दोस्तों, है ना, यहां पर ev आएगा, तो उस केस में दोस्तों आपके पास जो एनर्जी गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, ठीक है, ई की वैल्यू यहां पर, तो यहां पर आप देखोगे कि 0.1 और मेगा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 10⁻⁶ के बराबर होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मेगा क्या होता है, किलो क्या होता है ना, एंड सो ऑन। तो ये अंडर की वैल्यू आप सोल्व कर लोगे तो फाइनली जब आप इन दोनों फैक्टर को डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0388 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली इलेक्ट्रॉन की, जिसका एनर्जी क्या गिवन था? 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहला तो हमने केस कर लिया उसका, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने उसको डराइव भी करवाया था, ठीक है, कंपेयर करके, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? h/√2mev ब्रैकेट में 1 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2mc², ठीक है। तो सारी वैल्यूज पता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की फॉर्म में 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है। वो सारी चीजें पुट करनी है, मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, सारी चीजें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0.0371 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर आ जाएगा। तो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में ये वाली वैल्यू और रिलेटिविस्टिक के केस में ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दो चीजें फाइंड आउट कर ली। अब आपको सेकंड केस क्या था कि परसेंटेज एरर आपने फाइंड आउट करना था, किस केस में? नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट करना था दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस चीज के लिए फाइंड आउट करना है पहले लिख लो, ठीक है, माइनस रिलेटिविस्टिक वाला अपॉन डिवाइड कर लो जिस चीज के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो आपको जो चीज पूछी गई हो जिसके लिए निकालना हो परसेंटेज एरर, उससे पहले लिखो, माइनस जिस सेकंड केस के लिए आपने निकाला था उससे नेट माइनस कर दोगे तो आपको टोटल एरर मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू, तो उससे ही हमने डिवाइड कर दिया इनटू 100% कर दिया ताकि परसेंटेज में हम एरर निकाल सके। तो आपने जो जो वैल्यूज निकाली थी वेवलेंथ के लिए, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए माइनस किया, डिवाइड किया नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ से, इनटू 100% से हमने किया मल्टीप्लाई, एंड फाइनली जो हमारा एरर आ गया दोस्तों फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो वो कितना आ गया? 4.38% आ गया, ठीक है।
तो ये आपने एरर भी फाइंड आउट कर लिया और दोनों के केसेस में डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली। तो आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, फॉर्मुलास पता होंगे, बहुत डायरेक्टली आप इजीली सॉल्व कर सकते हो हर एक एक्सप्रेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो BHU 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल टाइप तो पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल देन, ठीक है, लैम्डा p इजिकल टू लैम्डा ई उसने बोल दिया कि इक्वल है। तो 4 केस दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसने बोला इसमें से कौन सा सही हो सकता है। पहला, क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कम है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या वेलोसिटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों इक्वल होगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या चौथा ऑप्शन है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये 4 केस पूछ लिए हैं उन्होंने, एक कंडीशन दी है कि अगर मेरी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इस केस इन चारों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी पड़ेगी, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और फाइनली कट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन इक्वल आ रहा है एक दूसरे के, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो गिवन क्या आपके पास, लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा i, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल है। आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, ठीक है। तो m ये MPVP ये प्रोटॉन के लिए डिनोट किया गया है और MEVE इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। H कट जाएगा दोनों, ठीक है। बहुत इजीली आप रेशो निकालना चाहते हो तो आपने यहाँ पर VE अपॉन VP, ठीक है, यहाँ पर रीअरेंज किया, ऊपर ले गया इसको, ये तो नीचे था इसको भी ऊपर ले गए, ठीक है, क्रॉस रीअरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। तो आपको पता है दोस्तों मास ऑफ प्रोटॉन तो ऑब्वियसली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है तो पूरा जो हमारा टर्म होगा ओवरऑल वो बड़ा ही होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, है ना। तो आपके पास जो रिलेशन आया दोस्तों, इस चीज को यहाँ पर कंपेयर करोगे ग्रेटर देन 1 से, तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रेटर देन हो गया एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बात बिल्कुल सिंपल सी भी है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी तो कम होगी, है ना। ये तो ऑब्वियसली बात है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं थी, जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए कि कंडीशंस के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट्स वाई आपको ये पूरा रिलेशन ड्राइव करवाया। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मोटा आदमी है अगर भागेगा और उसके कंपैरेटिवली कोई एथलीट, कोई पतला लीन बॉडी वाला अगर उसके कंपैरेटिवली भागेगा तो उसकी ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फैट पर्सन, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और हमारा जो ऑप्शन था उसके साथ मैच हो गया। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये HCU में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, HCU में पूछा गया क्वेश्चन 2010 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इनिशियली एट रेस्ट गेट एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज हमारा क्या है E है, ठीक है। इनिशियली वो क्या था, रेस्ट पे था, इनिशियली क्या था वो रेस्ट पे था और उसको एक्सेलरेट किया गया विद द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने तो वो एक्सेलरेट होने लग गया, ठीक है, जब वो रेस्ट पे था, जिसका चार्ज E है और मास m है, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद टाइम t इग्नोरिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इज गिवन बाय, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात है तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको एक्सेलरेट करें तो रिलेटिविस्टिक चेंज तो आना चाहिए था, पर यहाँ पर हमने स्पेशली मेंशन कर दिया कि हम रिलेटिविस्टिक चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहले ही मेंशन हो गया, जो मेंशन हुआ चीज है उसको ध्यान से पढ़ा करो, ये नहीं कि m इजिकल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर यहाँ पर लगा के आ गए, गलत हो जाएगा। मेंशन की हुई चीजों को फिर इग्नोर करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो चीजें बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद टाइम, मतलब लैम्डा टी डी लैम्डा अपॉन डी टी आपको फाइंड आउट करने का बोला गया है दोस्तों, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब उस राह पर कैसे पहुंच सकोगे, इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी लैम्डा अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा पर मोमेंटम तो चेंज होगा,
ठीक है, मोमेंटम तो चेंज होगा, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, -1/p² dp/dt आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन अगर आपको आती है तो बहुत इजीली आप इस रिलेशन को निकाल सकते हो, है ना। -1/p² dp/dt, अगर किसी को नहीं पता तो अगर हम ये देखो 1/p है, ठीक है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, p-1 आ जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -p-1 p-2 आ जाएगा, यहाँ पर एक कम हो जाता पावर, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं p², और क्योंकि p तो चेंज हो गई तो इसका भी रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव तो लेंगे, है ना, dp/dt। तो जस्ट यही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने बता दिया। अब आपको पता है दोस्तों, अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको डिनोट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एफ के बराबर ही तो होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, एंड फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू QE, है ना। और इस केस में इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो dp/dt जो कि फोर्स के बराबर होता है, और फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं विद एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। ये रिलेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा होगा। F की वैल्यू होती है E इंटू ई, है ना। E रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड कैपिटल E रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके इन्फ्लुएंस में वो मूव कर रहा होता है और जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp/dt। तो यहाँ पर dp/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, E इंटू कैपिटल E, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो आपको वैल्यू यहाँ पर पता लग गई, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की यहाँ पर, और P की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग, है ना। अगर dp/dt का इंटीग्रेशन करोगे आप तो P इज इक्वल टू E इंटू टी आ जाएगा, है ना। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पर यही रिलेशन आ जाएगा। P की वैल्यू पता लग गई दोस्तों, आपको dp/dt की वैल्यू पता लग गई। दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और P की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, d(λ/dt इज इक्वल टू -h/e कैपिटल E इंटू t²। तो आपकी ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर आ गई, ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर गई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ किस तरह से मैं रिलेट करूंगा अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी था, देखो, एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्लिक करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होगा, फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां से हम रिलेशन निकाल के इसको निकाल लिया आपने आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो BHU 2016 में पूछा गया क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके बेसिस पे हम अपने इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर रिपीट ही होते जाएंगे, ठीक है। आपको मेन कंसेप्ट है कि बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बस वैल्यूज चेंज होंगी। आपको कंसेप्ट पता होगा तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, उसने बोला कि जो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उस केस में उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। आपको चार ऑप्शन गिवन है दोस्तों, A इज इक्वल टू 2 लैम्डा, B इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, C इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा और D इज इक्वल टू लैम्डा। आप खुद सोचो कि किसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लाइट की बोल रहा है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो खाली मूविंग पार्टिकल के लिए होता है, वो लाइट के लिए नहीं होता है। अगर फोटोन की बात होती फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते, है ना। फोटोन भी है पर वो बहुत सारे फोटोन्स को मिला के लाइट बनता है, वो बात अलग है। फोटोन्स के लिए बोला होता तो बात अलग होती, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला होता तो बात अलग होती, प्रोटोन के लिए बोला होता तो बात अलग होती। पर लाइट तो ऑलरेडी एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर हम मूविंग पार्टिकल की बात करें उस केस में उसकी वेवलेंथ एसोसिएट होती है उसके साथ, है ना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या था, कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है जो उसके मोशन को पोजेस कर रही होती है, ठीक है। उस कंसेप्ट को क्या बोला गया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसके रिस्पेक्टिवली जो वेवलेंथ बोली गई थी उसको बोला गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो ये खाली मूविंग पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ना कि लाइट के लिए, ठीक है। तो लाइट की तो वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगी, जो पहले थी वो बाद में भी रहेगी। तो इस केस में ये सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे गलत।
और आपका डी आंसर जो लैम्डा रहेगा वही सही रहेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट्स पता होंगे तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो आई होप आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे आपने समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डी ब्रोगली के बेसिस पे। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले उसकी थ्योरी देख लेंगे थोड़ी सी, फिर उसी के साथ साथ हम उसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, IIT जैम जस्ट TFR में बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम वीडियोस बनेंगी आगे जाके। धीरे धीरे करके हम हायर लेवल तक जाएंगे। अभी हमारा बस ओरिजिन खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 3-4 वीडियोस और लगेंगी, उसके बाद हम मेन कंसेप्ट जो हमारा वेव फंक्शन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन द बॉक्स एंड सो ऑन, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करवाएंगे ताकि आपके कोई भी जो वर्ड्स हैं वो एम्प्टी ना रहे। ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आपने नहीं किया है, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अगर वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आपको मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।